साइटोपेनिया, है ना। तो खैर चलो, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रोफिल के अंदर में हम लोग बात करेंगे ना, इंडिविजुअल न्यूट्रोफिल, है ना। देखो न्यूट्रोफिल के बारे में बात करें तो 2-3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ अबंडेंट टाइप ऑफ, है ना, WBC प्रेजेंट इन अ ब्लड, है ना। इट इज अबंडेंट टाइप्स ऑफ WBC प्रेजेंट इन अ ब्लड, यानी ब्लड्स के अंदर में एक अच्छा खासा अमाउंट में, कल मैंने आपको परसेंटेज के बेसिस पे बात किया था, लगभग 50 से 70% के आसपास में देखने को मिला था। क्या ये सबसे अबंडेंटली प्रेजेंट्स होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। कैसा है? इट्स अ टाइप ऑफ, कैसा भाई? ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट्स है। अब 2-3 चीजें इसके अंदर में देखने को मिलता है। जो ग्रैनुलोसाइट्स है, तो जो क्या कहते हैं कि जो सेल है, इस सेल के अंदर जो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल के अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। एंड द न्यूक्लियस इज अ मल्टी लोबेड न्यूक्लियस। कैसा है? मल्टी लोबेड न्यूक्लियस। लेकिन लोब्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ अलग अलग इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं 2-3 चीज बताऊंगा। अलग अलग स्टेजेस में लोब्स के अंदर भी वेरिएशंस है। उसके वजह से हम लोग जब कभी अकाउंट ऑफ करेंगे न्यूट्रोफिल का, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। अभी न्यूक्लियस है, उसके अलग अलग लोब्स है। न्यूक्लियस के अलावा इस सेल्स के अंदर में क्या होगा? तो ग्रैन्यूल्स होगा। क्या होगा? क्योंकि ग्रैन्युलोसाइट्स है ना। तो ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है? जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, अब ये ग्रैन्यूल्स सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है। एक चीज और भी चीज है कि जैसे लिटरली अगर बात करो, कुछ और बुक्स पढ़ोगे जब आगे चल के तुम लोग, तो मैं कल एक क्लासीफाई कराया था कि तुम्हें कि ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, मतलब जहां ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और जहां ग्रैन्यूल्स नॉट है प्रेजेंट है। तो एक्चुअली जो मेन है ना, अभी तो ऐसे समझने के लिए इजीएट वे में समझते हैं कि एक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दूसरे में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है ना। लेकिन एक्चुअल चीज इज दैट एक्चुअली बेसिकली बात यहाँ ये होती है कि जैसे जो ए ग्रैनुलोसाइट है, ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, इन दोनों में सिर्फ यही फर्क नहीं है कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट एंड ग्रैन्यूल एब्सेंट। एक्चुअली ग्रैन्यूल्स आर, रुको एक मिनट, एक्चुअली ग्रैन्यूल्स आर हियर आल्सो। यहां पे भी ग्रैन्यूल्स है। क्या है? यहां पे भी ग्रैन्यूल्स है और यहां पे भी ग्रैन्यूल्स है। अब तुम्हें अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं लगा फिर ये ग्रैनुलोसाइट क्यों हुआ? लेकिन यहाँ और यहाँ के ग्रैन्यूल्स में फर्क ये है कि मोस्टली जो इसके साथ जो ग्रैनुलोसाइट में वो सिक्रेटरी इन नेचर्स है, और इसके पास जो ग्रैन्यूल्स है वो ग्रैन्यूल्स क्या, सिक्रेटरी इन नेचर, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट सिक्रेट्स करेगा। क्या करेगा? कुछ प्रोडक्ट सिक्रेट्स करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जो ग्रैन्यूल्स होता है, दे आर कैपेबल टू स्टेन, दे आर नॉट कैपेबल टू स्टेन विद द लिस्टमिन बफर सॉल्यूशन। तो एक्चुअली जो हमने कब देखा था ग्रैन्यूल्स, ये न्यूक्लियस कब दिखेगा? जब हम कल बताते कि सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, स्टेन करते हैं, क्या? लिस्टमन स्टेन बफर सॉल्यूशन। तो उसके अंदर दो चीज था, एओसिन एंड एओसिन प्लस मिथाइन ब्लू। तो ये दोनों में से कोई ना एक जाकर के ग्रैनुलोसाइट के किसी न किसी चीज में साइटोप्लाज्म में स्टेन करता है। तो एक ग्रैनुलोसाइट वाला जो सेल है वो स्टेन की प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली जब माइक्रोस्कोप पे देखा गया, देखने की बारी आई आफ्टर स्टेनिंग, तो ये जो बाकी जो ग्रैनुलोसाइट वाला लीनिएज में है, मतलब जो लाइन में है, वो सब तो स्टेन कर रहा है। ये स्टेन ही नहीं करता तो दिखता नहीं। एक्चुअल वे में ग्रैन्यूल्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में आगे देखा गया तो ये है, बट इसके ग्रैन्यूल्स बेसिकली नॉन फंक्शनल कह सकते हो, नहीं के बराबर। इसलिए इसको हम एज ए होना और नहीं होना बराबर सा है, इसलिए एक ग्रैनुलोसाइट में करते। तो आप लोग बेसिकली ग्रैनुलोसाइट एंड एक ग्रैनुलोसाइट तक ही अगर समझ रहे हो तो बहुत बेहतर है। और उससे ऊपर अगर आपको चीजों को लेना है तो यहाँ चीजों को ग्रैन्यूल्स है, बट दिस ग्रैन्यूल नॉट अ स्टेनिंग कैपेसिटी, दे आर नॉट सेक्रेट्स एनी प्रोडक्टिव सब्सटेंस। इसके ग्रैन्यूल सेक्रेट्स करते हैं, मैं दिखाऊंगा भी क्या क्या सेक्रेट्स करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की बात कर रहा था। तो इसलिए मैं बोला कि जो साइटोप्लाज्म है ना, किसका? न्यूट्रोफिल, नहीं क्या कहते हैं कि जो, हाँ, न्यूट्रोफिल का है। तो कल ही मैं बताया था कि नाम जो न्यूट्रोफिल है वो इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर में दोनों स्टेन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों स्टेन देखने को मिलेगा। ब्लू स्टेन भी देखने को मिलेगा, है ना, ब्लू भी देखने को मिलेगा और पिंक यानी रेड देखने को मिलेगा, है ना। न्यूक्लियस तो पूरा कैसा दिखेगा? ब्लू ब्लू देखने को मिलेगा, है ना। तो दैट्स वाई, है ना, इसके जो साइटोप्लाज्म है ग्रैन्यूल्स है, देयर हैव कैपेसिटी टू एफिनिटी टू स्टेन विद एओसिन एंड मिथाइन ब्लू। ये दोनों से स्टेन करता है।
इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया, न्यूट्रोफिल, मतलब दे आर लव्स टू बोथ, है ना, एयोसिन एंड मिथाइल, तो इसके वजह से हम लोग जो न्यूट्रोफिल के नाम है। अब जब लोब्स की बात आती है तो लोब्स में वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि ये हमें देखना होता है कि जो न्यूट्रोफिल है वो एक मैच्योर न्यूट्रोफिल है, यंग न्यूट्रोफिल है। यंग न्यूट्रोफिल में रिलेटिवली नंबर्स ऑफ लोब्स कम होते हैं। जो प्रॉपर मैच्योर होगा वहां पर नंबर ऑफ लोब्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तीसरी अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ लोब्स, है ना, लोब्स इन यंग न्यूट्रोफिल, है ना, इसके अंदर में 2 से 3 देखने को मिलता है ना। मैच्योर में क्या मिलेगा, इन मैच्योर न्यूट्रोफिल के अंदर में आप देखते कम से कम लेकर के 2 to 3 है यहाँ पर, तो 3 to बेसिकली देखने को 3 to या 4 to कहीं से भी ले सकते हो 5 ये मैच्योर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो मतलब है कि नंबर्स ऑफ जो लोब्स है न्यूक्लियस के अंदर जो लोब्स है वो वैरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंगली, वैरी कर रहा है, न्यूट्रोफिल के एज के अकॉर्डिंगली, है ना। न्यूट्रोफिल के जस्ट यंग वन मतलब ये होता है कि जस्ट न्यूट्रोफिल अभी समझ लो कि बोन मैरो से ना फॉर्मेशन होकर के जस्ट ब्लड स्ट्रीम में आया है, तो एट दैट टाइम न्यूट्रोफिल के अंदर जो लोब्स होंगे वो रिलेटिवली 2 लोबेड होंगे या और ज्यादा तो 3 लोबेड्स होंगे। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वही न्यूट्रोफिल्स के अंदर में क्या होगा, लोब्स जो होंगे वो 4 to 5 देखने को मिलेगा। फिर एक और ओल्डेस्ट, एक 3 फेज में हम लोग एक होगा यंग, एक मैच्योर और तीसरा होगा ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल। ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल के अंदर में जो न्यूट्रोफिल्स के जो नंबर जो लोब्स के जो नंबर होंगे वो तुम्हारा मिलेगा कितना, 6 to 7 कितना मिलेगा, 6 to 7 इन ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल। नंबर ऑफ लोब्स अराउंड 6 to 7, हालांकि एन से डिनोट करते हम आगे देखेंगे भी 6 to 7। तो एक वर्ड इसलिए आएगा, तो कभी कभी जब तुम स्पेशली लैबोरेटरीज में अगर काम कर रहे होते हो या तुम्हारे पास रिपोर्ट्स आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे तुम एक पढ़ोगे एर्नेस्ट काउंट सुनने को मिलेगा, एर्नेस्ट काउंट। तो व्हाट इज एर्नेस्ट काउंट, एर्नेस्ट काउंट, अभी एर्नेस्ट काउंट है क्या, कहा जाता है कि हम जब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं, मतलब काउंट्स करते हैं, जब मान लो न्यूट्रोफिल को एकदम माइक्रोस्कोप के अच्छे से देखते हैं तो 2-3 चीजें आती है, इसका मतलब है। तो अगर हमारे बॉडीज के अंदर में न्यूट्रोफिल का ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल, जैसे ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल क्या होगा, N6 to N7, क्या है N7, यानी कि जो नंबर्स है किसका, लोब्स का, किसके, न्यूक्लियस के जो लोब्स के नंबर है वो अगर N6 N7 होंगी तो उसको हम ओल्डेस्ट कहते हैं। क्या करते हैं, तो ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल, अच्छा वो तो लिखा है, चलो हैव अ नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ लोब्स अराउंड एन, मतलब 6 to 7 ये चीज। तो हम क्या करते हैं, ये चीज को इसलिए हम लोग उस जब न्यूट्रोफिल काउंट में आते हैं तो काउंट के लेकर के जब हम लोग टेबल बनाते हैं N1 N2 N3 N4 N5 N6 और N7 मान लो, ये एक टेबल बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम काउंट करेंगे तो देखिएगा ना, हाँ भाई कोई अगर न्यूट्रोफिल है उसके अंदर में लोब्स क्या है, 2 है मान लो, कोई न्यूट्रोफिल है इसके अंदर में लोब्स क्या है तो मान लो 3 है, कोई न्यूट्रोफिल है इसके अंदर में लोब क्या है मान लो बहुत ज्यादा, मतलब, है ना। तो अब अलग अलग न्यूट्रोफिल को आप देखोगे तो अलग, तो अब मान लो अब तुम्हें पूरे स्लाइड पे पूरे फील्ड ऑफ विजन पे तुम्हें देखने को मिला, कितना मिला, तो मान लो बेसिकली N1 का कुछ देखोगे, मे बी N1 से कम है, मल्टी होगा तो 2 में होगा, 3 में होगा। अब तुम उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादातर परसेंटेज किसका है, ओल्डेस्ट का है, यंगेस्ट का है या फिर
मैच्योर्स क्या। अगर आगे तो देखोगे, अगर ओल्डेस्ट में ये पूरा का पूरा जो मेथड्स है ना, काउंट N1 N2 N3, दिस collectively is known as Ernest count. Collectively is known as, मतलब सीधा Ernest count is a what and the differentiate type of the aging of the neutrophil. neutrophil के जो एज को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं N1 N2 N3, but this completely is called as Ernest count, है ना, कि यंगेस्ट अगर न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के अंदर में इतने क्या कहते हैं लोब्स है तो ये यंगेस्ट में जाएगा, फिर ये तो लिखा है ना कि कहाँ से कहाँ यंग, कहाँ से कहाँ मैच्योर एंड कहाँ से कहाँ ओल्डेस्ट। अब इसके पीछे कुछ कुछ कारण होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। वैसे एक सिंपल अगर बता, जैसे कि अगर हम देखा किसी पर्सन के अंदर में जो ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल है वो ज्यादा है, ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल क्या ज्यादा है, इसका मतलब ये कंसेप्चुअली सोच सकते हैं कि भाई ओल्डेस्ट न्यूट्रोफिल ज्यादा है, दैट मींस इज मे बी इस प्रोबेबिलिटी है कि आपके बॉडीज के अंदर में, है ना, जो बोन मैरो है ना कहीं बोन मैरो डिप्रेशन हो रहा है। बोन मैरो क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो बोन मैरो से न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर रहा है, आपके बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके काउंट के बेसिस पे अलग अलग डिजीज फाइंडिंग यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके नंबर्स एंड इसकी बात आ गई। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स है, जो न्यूट्रोफिल है इसके काम क्या है भाई बॉडी चीजों, डायमीटर्स वगैरह तो खैर मैंने कल बता ही दिया था, है ना। दो तीन चीजें और आती है ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। क्या काम है, कोई बताओगे? हाँ, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल, कुछ काम है? इन्फेक्शन से फाइट करना। कैसे करना, प्रोसेस तो कुछ होगा ना, काम करने का तरीका कुछ होगा, है ना। अब फाइट ही करने में तो झगड़ा तो कई तरह से होता है ना। एंड प्रोसेस बताया था बेसिकली तुम्हें, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस याद है, जब सेल बढ़ा रहा था तो, है ना, बहुत बिगिनिंग की बात है। फेगोसाइटिस दैट मींस इनगल्फमेंट प्रॉपर्टीज है एक तरह का न्यूट्रोफिल का, यानी कि निगलना बेसिकली। अगर ये न्यूट्रोफिल है तो दिस न्यूट्रोफिल आर कैपेबल टू इनगल्फ द अदर्स बैक्टीरिया, वायरस, लगभग एक न्यूट्रोफिल की कैपेसिटी 5 to 20 बैक्टीरिया इन एवरेज साइज, जो है ना 5 to 20 बैक्टीरिया जो है एवरेज साइज है, उसको इनगल्फ करने की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए एक चीज और भी है, मैं कई बार आपको कई अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मैं कई बार बता चुका आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म वो दो लाइन है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्ट लाइन, तो आपसे कोई पूछे कि जो न्यूट्रोफिल इज फॉर्म द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म या सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म? फर्स्ट लाइन। क्यों फर्स्ट लाइन? कुछ तो रीजन होगा ना, ये फर्स्ट लाइन को क्यों, सेकंड लाइन में न्यूट्रोफिल क्यों नहीं? फर्स्ट लाइन मतलब सिंपल सा है कि सिंपल ऐसा सोचो, कोई कंट्री है आपके पास, कोई कंट्री के अंदर कोई अगर इन्वेडर्स है बाहर से कोई एंट्री ले रहा है, तो पहला उसको किससे मिलना होगा, फेस किसको करना होगा? BSF, है ना, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते जो भी है, जो उसके कंट्री के बॉर्डर्स पे होते, और वो प्रिपेयर्ड होते हैं ऑन ड्यूटी। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो गन कहीं और रखा हुआ, सामान कहीं और रखा हुआ, फिर लाएंगे फिर अटैक करेंगे, दिस नॉट। वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है कि किसी भी तरह का इन्वेडर्स आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिफेंस करने को। तो वैसे ही सेम हमारे बॉडीज के अंदर में ऑलरेडी जो न्यूट्रोफिल इट इज अ प्रिपेयर्ड टू डिफेंस। जैसे ही, क्योंकि न्यूट्रोफिल को, जैसे मोनोसाइट के बारे में अभी बताऊंगा, जब मोनोसाइट के से अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो मोनोसाइट जब कोई भी इन्वर्टर्स आता है तो उसके अंदर मैचुरेशन होता है, देन मैक्रोफेज, वो उस प्रोसेस को मैं पूरी बात करूं तो इन दोनों में कंपेयर करते तो न्यूट्रोफिल क्या है कि जस्ट हमेशा ये एक्टिवली डिफेंस करने को तैयार रहता है। कोई भी इन्वर्टर आएगा वो इफेक्ट क्या करेगा, डिफेंस करेगा जाके, इसलिए सबसे पहले कर रहा है। दैट्स इज व्हाई इज डिफेंस इज फॉर्म द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। ये किस में आ जाता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है, ठीक। अभी करता क्या, तो फेगोसाइटोसाइज करता है, फेगोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल को इनगल्फ, जो भी इन्वर्टर्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज उसको इनगल्फ करना। अभी इस इनगल्फमेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें यह समझना होता है कि एक्चुअली जब हम ब्लड स्ट्रीम की बात करते हैं, तो ब्लड्स के अंदर में भाई ये तो क्या ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होता है, अंदर में इंडोथेलियल सेल्स है ना, और इंडोथेलियल सेल्स के पास कोई इतना बड़ा पोर्स तो होता नहीं है,
तो इतना बड़ा पोर नहीं होता। और ये जो न्यूक्लियस है, मान लो सॉरी ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल अगर है, न्यूट्रोफिल का साइज इतना बड़ा साइज है कि ऐसा कोई पोर नहीं कि यहाँ से न्यूट्रोफिल निकल जाए। अब इन्वेडर्स जो आया वो आपके बॉडी टिश्यू में आया। कहाँ आया? बॉडी टिश्यू में आया, मान लो ना, बगल का बॉडी में टिश्यू में आ चुका है ना। इन्वेडर मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन बॉडी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इधर को तरफ आया, बॉडी टिश्यू के अंदर में कुछ आया। अब इसको यहाँ आकर के, या इधर कोई बॉडी टिश्यू होगा तो यहाँ आकर के इसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना है। क्या करना है? इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पहला 2-3 सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो ब्लड फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो सेंट्रलाइज फ्लो करता है ये न्यूट्रोफिल। कहाँ करता है? सेंट्रलाइज फ्लो करता है, पेरिफेरल नहीं। पेरिफेरल मतलब ये ब्लड का ये पूरा जो वेसल्स होगा, ट्यूब लाइक लुमेन होगा, उसके सेंटर से ऑलमोस्ट जाएगा ये। तो इस नॉर्मल फ्लो है। तो कहीं ना कहीं अपने बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब ये न्यूट्रोफिल की अपनी ब्लड की में अंदर फ्लो कर रहा होता है, अब जब कभी भी कोई इन्वेडर्स बाहर आते हैं तो अब इस न्यूट्रोफिल को अटैक करना है। कहाँ करके? इस ब्लड फ्लो से निकल करके बाहर जो बॉडी टिश्यूज एरिया है जहां पर इन्वेडर्स आ चुके हैं, उस इन्वेडर्स पे आकर के क्या करना? अटैक करना है। तो मतलब यहां से यहां आने का कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रैवलिंग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहीं पे हम देखते हैं कि एक्चुअली जो फेगोसाइटिस है, इस फेगोसाइटिस तो होल ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन फेगोसाइट मतलब सीधा इनगल्फमेंट है। लेकिन इनगल्फमेंट कब होगा? जब यहाँ पहुंचेगा तब तो। यहीं से बैठे बैठे तो नहीं कर लेगा, है ना। यहीं से बैठे बैठे तो नहीं करेगा ना, अंदर से बैठे इसको निकलना होगा, बॉडी टिश्यू के पास जाना होगा, फिर वहां पे जो बैक्टीरिया, वायरस उसके साथ, तब जाकर के फेगोसाइट्स पे जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस को परफॉर्म करने के लिए उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं ना, उस स्टेप्स के तहत ही हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर पाता है ये। तो हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले चीजों को हम लोग देखते हैं कि ब्लड स्ट्रीम से, ये जो ब्लड स्ट्रीम है ना, इस ब्लड स्ट्रीम से जो न्यूट्रोफिल है वो कैसे एक बॉडी टिश्यू तक पहुंचता है। एक वीडियो में दिखाऊंगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, फिर वीडियो पे ही बताऊंगा। होता है क्या? एक डाइपेडासिस मैकेनिज्म्स है ना, कि मतलब क्या होता है कि इसके पास होना है ये कि जो ये बॉडी टिश्यू है, तो बॉडी टिश्यू पे जैसे कोई इन्वेडर्स आता है, कोई भी इन्वेडर्स जैसे बॉडी टिश्यू पे आता है, तो यहाँ पर क्या करेगा? बैक्टीरिया, वायरस उसको डैमेज करेगा, या तो बॉडी टिश्यू डैमेज होगा या वहां का बैक्टीरिया वॉल कुछ भी डैमेज होगा। तो उस बैक्टीरियल टिश्यू या बॉडी टिश्यू जहां पर ये डैमेज हुआ ना, इस डैमेज एरिया से एक केमिकल, कोई भी चीज जब बॉडी टिश्यू डैमेज हुआ तो कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म हम बोलेंगे यहाँ पर होता है। तो होता है क्या है कि जब डैमेज होता है तो वहां से कुछ केमिकल्स है जे आर अट्रैक्ट टू न्यूट्रोफिल। वो केमिकल क्या करता है? एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता है किसके लिए? न्यूट्रोफिल के लिए, और वो इसको अट्रैक्ट करता है। अब बात ये आती है, बड़ा एक क्वेश्चन है मेरा, कि अगर मैं बात करूं इस कीमोटैक्सिस जो है ना प्रोसेस, एक प्रोसेस है कीमोटैक्सिस प्रोसेस है। मतलब ये कि द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द साइट ऑफ इंफेक्शन बाय द अट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिलीज फ्रॉम द कीमोटैक्टिक एजेंट आइदर फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, है ना, कहीं से भी ये कर रहा है। तो वो अब ऐसा समझो कोई केमिकल, जहां भी इंफेक्शन या बैक्टीरिया आ रहा, कोई केमिकल यहाँ रिलीज होगा, और ये क्या करेगा? न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्योंकि न्यूट्रोफिल निकल रहा है, तो निकलने के बाद तो बहुत सारा रास्ता है ना, किधर जाएगा भाई? तो एक अट्रैक्टिव पाथवे बनाता है वो, है ना। निकल गया तो अब इन्फेक्शन की तरह साइट तक ही पहुंचना है ना, क्योंकि निकलने के बाद बॉडी टिश्यू की तरफ, सब तरफ डायरेक्शन, इधर भी आएगा, इधर भी, कहीं भी जा सकता है। तो वो उधर ही जाए, उसके लिए वो बॉडी टिश्यू अट्रैक्ट करती है उसको, ठीक है, यानी कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म्स के थ्रू। अब बात ये आती है कि इस कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म्स का जो प्रॉपर्टी है, मतलब अब ये जैसे सिंपल समझो कि अगर मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर कोई एक परफ्यूम ओपन करता हूँ, तो यहाँ से इसका स्मेल प्रोबेबिलिटी है कि इस डोर के लास्ट तक जाए, 3 अगर बात तक तो नहीं जाएगा, उसकी एक लिमिट होगी ना। तो वैसे ही यहाँ जो कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म जो हो रहा है, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो केमिकल्स है, जो कीमोटैक्टिव एजेंट्स है, वो एजेंट की एक अट्रैक्ट करने की एक लिमिट होगी कि भाई इतने दूर के न्यूट्रोफिल अगर यहाँ पर हो रखा है और एक यहाँ पर हो रखा है, तो इतने दूर के न्यूट्रोफिल को हम अट्रैक्ट करेंगे, उससे ज्यादा की दूर के न्यूट्रोफिल को हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो 100 माइक्रोन मीटर ही कैपेसिटी होती है। कितनी होती है? 100 माइक्रोन मीटर। क्या है? 100 माइक्रोन मीटर। अब ये एक बड़ा सवाल है कि 100 माइक्रोन मीटर तक ही है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हम मान लें कि अगर ये कोई बॉडी टिश्यू है, ये क्या है? बॉडी टिश्यू है। अब इस बॉडी टिश्यू के अंदर ये सेल है मान लो, तो इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीजें आई, है ना, कीमो अट्रैक्टेंट वाली चीजें आई, है ना, तो ये जो अब इसके अंदर जैसे ही कोई भी सेल इंजुरी या कुछ भी अगर इन्वर्टर्स आया, कुछ भी हो, तो ये मान लो कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म के तहत ये कुछ केमिकल रिलीज किया, बॉडी टिश्यू डैमेज हो। अब इसका जो 100
क्या जो रेडियस है 100 इधर या 100 इधर या 100 इधर 100 है ना, 100 माइक्रोन मीटर का रेडियस है। इतने दूर के अंदर अगर इस सर्कल के अंदर है ना, इतने दूर के अंदर कोई न्यूट्रोफिल होगा, उसी को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उससे अगर दूर होगा तो वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करके इस इन्फेक्टिव साइट्स पे नहीं ला सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी। तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये जरूरी डेफिनेटली कि जहां पर इस तरह के इन्वेडर्स आते हो, जहां पर इस तरह के इन्वेडर्स आते हो, उसके आसपास डेफिनेटली कि न्यूट्रोफिल का कोई ना कोई होना जरूरी है। न्यूट्रोफिल का होना मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल कहाँ रहता है नॉर्मली, ब्लड वेसल्स में। तो इसके आसपास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इस 100 क्या कहते हैं माइक्रोन के रेडियस के अंदर में। या तो हम मान ले इधर, चलो पीला से हम बना रहे ब्लड वेसल तक, या तो इधर है ना, या तो इधर ये ब्लड वेसल्स बना रहे हैं ना, या तो इधर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक कोई ना कोई ब्लड वेसल्स होना ही चाहिए। क्योंकि इसके रेडियस के अंदर, इसके बाहर अगर ब्लड वेसल्स यहां पर है तो यहां के न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसको समझने के लिए बता रहे, इसमें ये देखते हैं इसकी तो 8 तक की कैपेसिटी है बॉडी की। जब एनाटॉमिकल बात हम लोग करते हैं तो कोई भी बॉडी टिश्यू, यानी ये सेल है ना, ये सेल है बॉडी टिश्यू, कहती है कि 50 माइक्रोन मीटर, कितना 15 माइक्रोमीटर के आसपास से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपिलरीज जरूर गुजरा है। इसकी तो कैपेसिटी कितना है 100 की, लेकिन कहती है कोई अगर बॉडी टिश्यू है तो इसके 50 सेंटीमीटर, इसका हाफ है ना, सेंट्रलाइज अगर करें तो मान लो ये सेंटर में ये बॉडी टिश्यू था, ये मान लो 100 है ना, ये 100 मीटर का, इसका हाफ क्या हो जाएगा 50 है ना, इसका हाफ क्या होगा 50। तो बॉडी का तो बॉडी की जो एनाटॉमी ऐसी है कि अगर कोई बॉडी टिश्यू है तो नियर अबाउट इसके 50 माइक्रोन मीटर के दूरी पे कोई ना कोई कैपिलरीज जरूर गुजरा हुआ है ना, कोई ना कोई ब्लड कैपिलरी। तो इसकी तो कैपेसिटी 100 तक था, लेकिन नेचर ने इस तरह का बॉडी में अरेंज करके रखा है कि 50 माइक्रोन के रेडियस में कहीं ना कहीं कोई कैपिलरी, मतलब किसी न किसी से वो आराम से अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो ठीक, अब हम लोग देखते हैं उस चीज को। रिपोर्ट निकल देखो, अभी पहले तो ये समझ लो तुम्हें कि जो चीजें हम मैं बताने जा रहा हूं वो है क्या, है ना। Which key shape do you want to respond to? Good job. You're allowing it hand. एक्स्ट्रावेजेशंस ऑफ अ न्यूट्रोफिल। एक्स्ट्रावेजेशन मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, वेजेशन मतलब वेसल से बाहर न्यूट्रोफिल निकलेगा ना। कभी भी कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, वेसल से बाहर निकलेगा। अब देखो पहले एक एक करके, अब ये क्या है, ठीक है म्यूट। अभी ये तुम्हें दिख रहा है कि जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर है ना, ये जो तुम्हें ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो क्या जा रहा है, ये न्यूट्रोफिल है। बाकी साथ में अपना क्या जा रहा है, अभी तुम देखो न्यूट्रोफिल कहाँ जा रहा है, एकदम ब्लड वेसल्स के सेंटर में जा रहा है, देख रहे हो, साइड में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेंटर्स में जा रहा है। अभी भी देखो यहाँ से भी देखने को मिलेगा ये कहाँ जा रहा है, लेकिन अभी जो तुम्हें वीडियो में दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर में, सॉरी अभी तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक मिनट, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि वो सेंटर से नहीं जा रहा है। ये अगर एक ट्यूब है तो ट्यूब के ऐसे अगर किया जा रहा है तो नीचे वाले सरफेस से टच होकर के जा रहा है, लिटरली टच होकर नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, लेकिन अभी इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेसल प्रोसेस को यहाँ पे दिखा रहा है। हम आगे दिखाएंगे और भी चीजों को। देखो टच होकर के जा रहा है। ये जो बाहर में जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेड 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 रेड, ये सब क्या है, ब्लड वेसल के अंदर जो मैं इंडोथेलियम बनाता हूँ ना, वो इंडोथेलियम। तो इंडोथेलियम से अभी ऐसा लग रहा है कि इंडोथेलियम से ये टच होकर के जा रहा है ना, डायफिस प्रोसेस टच होकर के जा रहा है। ये 2-3 वीडियो दो आगे पीछे करके देखा है। अब स्ट्रिक्टली देखते हैं कि इनिशियली क्या होता है। अब देखो ये सेंटर से अब ये जो एजेंट आ रहा है कोई भी, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन तुम्हें दिख रहा है ना, ये है कि कहीं ना कहीं बगल में इन्फेक्शन, वो कीमो अट्रैक्ट जो केमिकल एजेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। वो न्यूट्रोफिल को आप देखो, अभी देखोगे कि न्यूट्रोफिल एकदम सेंटर से जा रहा होगा, अब ये ग्रीन वाला आकर के अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, है ना। कीमोकाइनेज बेसिकली इसका नाम है, ठीक है। अभी सेंटर में जा रहा है, ये दिख रहा है ना एकदम,
किसी भी इंडोथेलियल से टच में नहीं है, लेकिन बार बार जितने न्यूट्रोफिल गुजर रहे हैं सबको टच कर रहा है। कौन? ये कीमो अट्रैक्टेंट सबको टच कर रहा है। तो एक को ऐसा न ऐसा क्या करेगा, वो अपने अंदर में ले लेगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ सेम चीज हो गया, कीमो अट्रैक्टेंट आ रहा। अब यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल है वो क्या हो चुका है कि सेंटर से नहीं करके किधर की तरफ चला गया है, अटक रुक गया यहाँ पर। इस चीज को फिर से देखना, एक न्यूट्रोफिल आ रहा देखो होल्ड कर गया, बाकी सब जा रहा था, चलो इसको इंडियन है अट्रैक्ट। अब यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये रोलिंग होना स्टार्ट कर गया। ये अब तुम देख रहे होगे एक्स को कि अब ये सेंटर में नहीं जा करके तुम देखो कि रोल कर रहा है एक तरह से, है ना। इस तरह के रोलिंग मूवमेंट को अमीबिक मूवमेंट बोलते हैं ना। तो न्यूट्रोफिल के अंदर में अमीबिक मूवमेंट भी देखने को मिलता है। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि द अमीबिक मूवमेंट, तो अमीबिक मूवमेंट तो अमीबा में मिलेगा, है ना। इट इज नॉट अमीबिक मूवमेंट ऑल्सो सीन इन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के अंदर भी अमीबिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चल रहा है, इसके समझो एक्सप्लोर करके यहाँ पर चीजों को दिखाया जा रहा है। अब क्या देखा जा रहा है, हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या कि यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखते हैं। एक तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इंडोथेलियम सरफेस है। इंडोथेलियल सरफेस है, उसका ये लाइनिंग है, स्ट्रक्चर से कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर वगैरह। और ये जो है वो न्यूट्रोफिल के सरफेस होता है, इसको सैलिक्स लेवाइस एक्स बोलते हैं। मतलब समझो एक तरह का बेसिकली कि रिसेप्टर मैकेनिज्म के टाइप ऑफ क्या समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्टिन है, सेलेक्टिन बेसिकली एक प्रोटीन का नाम है ना। सेलेक्टिन एक स्पेशली एक प्रोटीन का नाम है। सेलेक्टिन है और सैलिस लेवाइस एक्स, ये दोनों आपस में बेसिकली क्या, सैलिस लेवाइस एक्स जो है वो एक तरह का समझो एक्सटेंशन है न्यूट्रोफिल के पास, और सेलेक्टिन जो एक्सटेंशन है वो इंडो, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा एडरेंट हो जाएगा, ये मूवमेंट लॉस हो जाएगा, और वहीं पे न्यूट्रोफिल अभी तो मूव कर रहा है वो होल्ड होगा, और जैसे होल्ड होगा वहां से क्या करेगा, वेसल से बाहर आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। भाई होल्ड चल रहा है, चलो इसी तरह से देख रहे हैं, रोल कर रहा है, रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। रोलिंग मूवमेंट या अमीबिक मूवमेंट दोनों चीज हम कह सकते हैं इसके अंदर में। हाँ हाँ, न्यूट्रोफिल के ऊपर होता है, ठीक है। अब ये देखो एक दूसरे एडरेंट हो गया, अब एडरेंट हो गया, चिपक गया। अब ये क्या करेगा, आई कैम बी कैम आई कैम सब ये कंपोजिशन वो इसके पास होता है निंडोथेलियल। जैसे वो एडर होगा, अब डाइपेडेसिस प्रोसेस है। डाइपेडेसिस का मतलब है कि जैसे कोई एक छोटा सा जगह हो और वहां से तुमको निकलना हो तो बहुत ही दबदबा के निकलते हो, तो वैसे ही अगर न्यूट्रोफिल है तो न्यूट्रोफिल यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर ये इस तरह से न्यूट्रोफिल है तो एकदम प्रेशराइज होकर के, है ना, कंप्रेस्ड होकर के वो एक पोजीशन मिलेगा, वहां से वो एग्जिट आउट होगा। तुम देखो यहाँ पर कैसे निकल भी रहा है, तो डायपेडेसिस प्रोसेस तो यहाँ से निकला, फिर से देखो किस तरह से निकल रहा है। ये जो निकल रहा है ना, ऐसा नहीं कि न्यूट्रोफिल स्टार्ट नहीं करो। देखो अब ऐसा तो नहीं, हाँ एक मिनट देखो, ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रोफिल जो है पूरा का पूरा एकदम बोल जो सर्कुलर है वो स्फेरिकल है, वो पूरा स्फेरिकल शेप में निकला, नहीं निकला, वो एकदम एक प्रेशराइज होगा। दिस इज जो एग्जिट होना ना, कभी आप कोई पूछे कि न्यूट्रोफिल जो है ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो अभी दिख रहा है तुम्हें उससे इसके पास जा रहा है, वो किस प्रोसेस है, तो डाइपेडेसिस प्रोसेस से आ रहा है। किससे आ रहा है, डाइपेडेसिस प्रोसेस से आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये निकला एग्जिट, अब ये निकल करके एग्जिट लिया, कीमो अट्रैक्टेंट की तरफ गया, बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस में बताया आपको कहां तक का, इस वीडियोस के अंदर में उतना ही दे रखा है कि ये सिर्फ फेगोसाइट जो होगा तो उससे पहले क्या होना, सेल को अपने टारगेट साइट पे पहुंचना है। जो टारगेट साइट पे पहुंचने का जो मैकेनिज्म्स है वो मैकेनिज्म क्या था, हाँ, जो एक्स्ट्रा वास्कुलर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी वहां से वो, और ये सीधा तो कोई पूछे कि वो इन्फेक्टिव साइट पे किस मैकेनिज्म से जाता है, तो कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म। क्या है कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म? क्या है कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म? इज दैट कि कभी भी कोई वायरल कोई भी बैक्टीरिया अगर होता है, बॉडी टिश्यू वहां से कीमोटैक्टिव एजेंट्स है जो क्या करते हैं कि उसके 100 सेंटीमीटर सराउंडिंग न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है, ठीक है। और उस प्रोसेस से जो ब्लड वेसल से वो न्यूट्रोफिल एग्जिट होकर के डायरेक्टली साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचेगा, अब जाके ना वो काम करेगा, है ना। चलो अब ये 2-3 चीजें अब ये बताने जा रहे हैं आप पहले
क्या वो काम तो करेगा, कैसे करेगा उसके बाद बात की बात है। पहली चीज ये है यहाँ पर कि भाई न्यूट्रोफिल के पास कंटेन क्या होता है ना, सब्सटेंस क्या क्या है, उसके काम क्या क्या है ना। तो सब्सटेंस के अंदर में हम लोग बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के पास सबसे पहला चीज जो न्यूट्रोफिल कंटेन करता है, स्पेशली ग्रैनुलर सेक्रेशन जो देखने को मिलता है, तो दो नाम है ये आपको याद रखना, प्रोटीएजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस, इलास्टेजेस, मेटालोप्रोटीनेजेस। ये सारे क्या है, प्रोटीज उसके बाद ये सब ये क्या कहते हैं, मैं एक एक करके जिसमें फंक्शन है ना इतना तक हम रखते हैं इसको फंक्शन वाइज ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रोफिल कंटेन करती है, न्यूट्रोफिल ग्रैन्यूल्स जो वो सिक्रेट करती है, प्रोटीएजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस, इलास्टेजेस एंड मेटालोप्रोटीनेजेस। ये दिस ऑल सब्सटेंस आर एक्ट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको, जो हम लोग सोचते हैं कि न्यूट्रोफिल जाके कैसे मारता, तो उसके पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। इस केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो केमिकल्स इसके पास है, देयर ऑल आर, इसका जो फंक्शन है वो डिस्ट्रक्शन है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। न्यूट्रोफिल का काम ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद है डिफेंसेंस। डिफेंसेंस का काम है, डिफेंसेंस इज आल्सो सीक्रेट फ्रॉम द न्यूट्रोफिल। इसका जो काम है एंटी माइक्रोबियल एक्शन, यानी कि माइक्रोब के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, जो इन्फ्लामेशंस होंगे उसके अगेंस्ट में काम करेगा। वोंड हीलिंग है ना, कहीं पे अगर वोंड्स आ रहा उसको हील करने में भी काम करेगा। और तीसरा क्या, कीमोटैक्सिस, जो अभी मैं बता रहा था आपको ना, कीमोटैक्सिस जो अट्रैक्शन वगैरह सब रहा वो डिफेंस की वजह से बेसिकली, क्योंकि एक तरफ तो अट्रैक्शन, दूसरी तरफ भी तो उसके अट्रैक्टिव सब्सटेंस होने चाहिए। न्यूट्रोफिल्स में जो है वो क्या है, कीमोटैक्सिस बेसिकली देखने को मिलता है। कीमोटैक्सिस में डिफेंसेस देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैथोलिकेडेन्स एंड NADPH ऑक्सीडेज। कैथोलिकेडेन क्या, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है NADPH। अभी इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से। तो इसमें हम लोग देखते हैं NADPH के अंदर में क्या होता है, पेरोक्सीडेज सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और सुपर ऑक्साइड पेरोक्सीडेज का जो फॉर्मेशन कराता है वो बेसिकली बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ना, न्यूट्रोफिल एक और चीज रिलीज करता है क्या, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एग्रीगेशंस ऑफ प्लेटलेट। यानी क्या करेगा, इसलिए कहीं पे भी अगर तुम देखो खास करके इंजुरीज हो रही है तो डेफिनेटली है ब्लड इंजुरीज, ब्लड वेसल्स इंजुरी की बात कर रहा हूं, तो ब्लड क्लॉट होना मैकेनिज्म, तो इसमें कई रोल है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल भी कर रहा है। न्यूट्रोफिल के अंदर से सब्सटेंस रिलीज होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, उस वजह से हम लोग देखते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट कराता है। दूसरा तीसरा हम, अच्छा ये यहाँ तक सिर्फ न्यूट्रोफिल का, आगे बेसोफिल का आप लोग देखें। इसके अलावा न्यूट्रोफिल में एक और भी हम लोग कह सकते हैं पायरोजन सब्सटेंस होता है ना, पायरोजन सब्सटेंस। न्यूट्रोफिल आल्सो रिलीज द पायरोजन सब्सटेंस, पायरोजन सब्सटेंस। ये पायरोजन सब्सटेंस क्या होता है भाई, ये पायरोजन सब्सटेंस, जैसे कुछ सुनते हो कि किसी को इन्फेक्शन होगा तो बुखार लग रहा है, क्यों भाई, फिर पायरोजन अलग अलग तरह का, इंडोजीनस है, एक्सोजीनस पायरोजन है, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो दिस इज अ पायरोजीनस सब्सटेंस। और स्पेशली अगर तुमको अगर पूछे कुछ कि न्यूट्रोफिल जो रिलीज करता है वो इंडोजीनस करता है या एक्सोजीनस करता है, तो न्यूट्रोफिल इंडोजीनस पायरोजन सब्सटेंस। मैं लिखी दो अलग से, रुको, न्यूट्रोफिल्स, इसको कहीं लिख लेना तुम लोग, अभी लिख लेना इसको, क्योंकि ये बात तो मिल जाएगा, ये मिट जाता है। Neutrophils contains the endogenous pyrogen substance, pyrogen substance है ना, endogenous pyrogen substance। लिखो जल्दी फटाफट, मैं बताऊंगा। endogenous pyrogen substance कंटेन लिखा, कंटेन, हाँ चलो कंटेन रखता तो रिलीज करेगा ही, ठीक है। देख लिए तुम लोग, चलो अब ये एक्चुअली ये बता देता हूँ, इसी फंक्शन को बता देता हूँ। ये अभी चीज में न्यूट्रोफिल का थोड़ा सा और लंबा चलेगा, हो सकता है ये क्लास या इसके बाद एक क्लास है, एक क्लास और 3 क्लास तक न्यूट्रोफिल ऑलमोस्ट चलेगा मे बी। तो न्यूट्रोफिल के बारे में ये चीज बता, न्यूट्रोफिल कंटेन द इंडोजीनस पायरोजन। मतलब क्या है कि हम सुनते हैं कि भाई इन्फेक्शन हुआ किसी को और इन्फेक्शन के बाद बुखार लग जाता है ना, तो इन्फेक्शन के बाद जो बुखार लग जाता है, क्या है, बुखार लग जाता है। तो पायरोजन सब्सटेंस का मतलब होता है अ सब्सटेंस व्हिच इज काउजेस द फीवर, क्योंकि पायरेक्स जो पायरोजन है ना, पायरेक्सिया बेसिकली हम लोग देखते हैं, बेसिकली फीवर को हम लोग बोलते हैं। पायरेक्सिया किसको बोलते हैं, फीवर को ही बोलते हैं। पायरेक्सिया एक वर्ड है, तो वही सा है पायरोजन है ना, पायरो मतलब उसी फीवर के कंटेंट में, जन मतलब एजेंट, तो पायरोजन सब्सटेंस एंड अ सब्सटेंस व्हिच इज काउजेस द फीवर
बुखार लाना। तो पायरोजन बोले इंडोजिनस, तो दो तरह का पायरोजन, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके बॉडी में बाहर से गया हो तो एक्सोजिनस होगा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर तो न्यूट्रोफिल बॉडी के अंदर है ना, वो अगर उसको, ये एक ऐसा सब्सटेंस का उसका, जैसे कभी बैक्टीरिया आया तो न्यूट्रोफिल आया, बैक्टीरिया आया, दोनों में अटैक हुआ, न्यूट्रोफिल भी डिस्ट्रॉय हुआ, न्यूट्रोफिल भी टूटता है ना, तो इसके अंदर से वो सब्सटेंस निकलेगा, इंडोजिनस पायरोजन सब्सटेंस। और यही सब्सटेंस जब बल्क में निकलना स्टार्ट कर जाता है तो आपको क्या होता है, बुखार आना शुरू होता है। तो इन्फेक्शन के रिजल्ट में जो बुखार आता है उसके पीछे यही रीजन है। क्या रीजन है कि न्यूट्रोफिल्स, और भी कई मैकेनिज्म, बट अभी न्यूट्रोफिल में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो न्यूट्रोफिल है वो इंडोजिनस पायरोजन सब्सटेंस रिलीज करता है, और इंडोजिनस पायरोजन सब्सटेंस जो रिलीज करेगा, दिस इज काउजेस द बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन और कभी आपसे पूछा जाता है कि कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म जो था, मैं बता रहा था कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म, जहां पर मैं बात ये कर रहा था कि मतलब ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पर क्या था, बॉडी टिश्यू था, यहां से न्यूट्रोफिल मूव करके यहां गया, न्यूट्रोफिल यहां से मूव करके यहां गया, तो न्यूट्रोफिल मान लो बैक्टीरिया को मार दिया, मान लो बैक्टीरिया को क्या क्या न्यूट्रोफिल मार दिया, फिर न्यूट्रोफिल कहां जाएगा, वापस, यहाँ यही है, वापस नहीं जाएगा, खुद भी मर जाएगा, एट्रॉफी हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, एट्रॉफी। तो एक क्वेश्चन और बनेगा, और ये बना ही नहीं, आपकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, यहां से यहाँ जाने के प्रोसेस को तो कीमोटैक्सिस बोल दिया, तो पूछा जाता है कि कीमोटैक्सिस इज अ मूवमेंट, ये मूवमेंट है ना, इन अ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल इन कीमोटैक्सिस प्रोसेस इज अ यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एक तरफ से निकलेगा, यहां पर भले या तो बैक्टीरिया इसको मार दिया तो अलग ही बात है, ये भी बैक्टीरिया को मार देगा तो न्यूट्रोफिल एंड आफ्टर सम टाइम गोस टू एट्रोफी, वहां खत्म, वो रिटर्न बैक ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा। ठीक है, चलो बाकी आगे मैं बात करूंगा न्यूट्रोफिल की। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? हाँ बोलो फटाफट। कीमोटैक्सिस हो, डायबिटीज कीमोटैक्सिस का एक इनिशियल प्रोसेस है, जहां पर डायबिटीज का सिर्फ मतलब हुआ, डायबिटीज के अंदर में सिर्फ मतलब है कि न्यूट्रोफिल इसके सेंटर में चल रहा था, यहां तक गया रोलिंग करके, ठीक है, इसके ऊपर रोल किया, डायबिटीज सिर्फ न्यूट्रोफिल यहां से निकलना और बाहर आने को, सिर्फ इतना ही दूर के बोलेंगे। ठीक है, पूरे कीमोटैक्सिस होल मैकेनिज्म, बेसिकली यहां से वहां तक जो जा रहा है उस होल मैकेनिज्म कीमोटैक्सिस प्रोसेस। ये बॉडी सेल इटसेल्फ रिलीज, समटाइम बैक्टीरियल सेल इज आल्सो रिलीज, यानी जहां पे बॉडी सेल के पास इन्फेक्शन हुआ वो, और या फिर वहां पे बैक्टीरिया भी है, तो समटाइम बैक्टीरिया एंड समटाइम body cells also release a chemical that attract to neutrophil to move toward the infective sites. ठीक है, चलो सर।